नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लास की तरफ से मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भूगोल एक ऐसा विषय जिसमें हम जानते हैं अपनी धरती के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में, बहुत सारे तथ्यों को कुछ हमारी नज़रों के सामने रहते हैं और कुछ हमारे नज़रों के पीछे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहे अनकहे, जाने पहचाने पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, धरती की सैर करेंगे और देखेंगे इस धरती पर क्या क्या होता है। तो चलें हम धरती की सैर पर अपने भूगोल के विषय में। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे कक्षा 7वीं के भूगोल विषय के सत्र में आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। अंतरिक्ष में जितने भी खगोलीय पिंड हैं सभी चलायमान हैं। आकाश में दिखाई देने वाला कोई भी पिंड स्थिर नहीं है। और बच्चों, हमारा सूर्य भी स्थिर नहीं है। हमारा सूर्य अपने अक्ष पर अपने चारों ओर घूमता रहता है, जिसे हम उसका परिभ्रमण कहते हैं। सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता, लेकिन अपने अक्ष पर वह सदैव चलायमान रहता है। जिस तरह सूर्य अपने अक्ष पर घूमता रहता है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। और आप सभी तो यह जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश कोण पर झुकी हुई है। और पृथ्वी के इसी परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। यह हमारा सूर्य और यह हमारी पृथ्वी। अब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो जो हिस्सा पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के समक्ष आता है, वहां सूर्य के प्रकाश पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, वहां उजाला होता है, यानी दिन होता है। और परिभ्रमण की इस प्रक्रिया में जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता, वहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती और उस हिस्से में अंधेरा होता है, यानी रात होती है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। ब्रह्मांड, हमारा अंतरिक्ष, हमारा सूर्य और सूर्य के साथ साथ ये हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने चारों ओर घूमती हुई और इसी के साथ साथ वह सूर्य के चारों तरफ भी एक परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है चारों ओर, इसे हम पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। और पृथ्वी को एक परिभ्रमण करने में 24 घंटे का समय लगता है। और परिभ्रमण करने के साथ साथ वो पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रही है सूर्य की। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इस परिक्रमा को पूरा करने में, एक परिक्रमा को पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, लगभग 365 दिन। इसको हम कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण 24 घंटे का समय, पृथ्वी का परिक्रमण लगभग 365 दिन। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। अलग अलग ऋतुएं होती है ना, वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती हैं।
चंदा मामा। कितनी बार हमने इस दृश्य को अपने जीवन में देखा है। रात का समय, चांदनी खिली हुई, कभी ठंडी हवाएं, आकाश में चमकते सितारे। तो ये चंदा मामा क्या है? हमने अभी तक अपने सूर्य के बारे में कुछ जानकारी ली, कुछ जानकारी हमने पृथ्वी के बारे में प्राप्त की, और आओ हम अब कुछ जानकारी लेते हैं अपने चंदा मामा के बारे में, यानी चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। अब हम जानेंगे चंद्रमा की गति के बारे में। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे आकाशीय पिंड जितने भी हैं वह सब गतिमान हैं। कोई भी आकाशीय पिंड अपनी जगह स्थिर नहीं है। चंद्रमा भी इसका अपवाद नहीं है। चंद्रमा भी अपने स्थान पर घूमता है। तो वो किस तरह से घूमता है, चंद्रमा की गति कौन कौन सी है? तो चंद्रमा की 2 गतियां हैं, अक्षीय गति और कक्षीय गति। तो आओ हम जाने क्या है चंद्रमा की अक्षीय गति और क्या है कक्षीय गति। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता हुआ, जब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है अपने चारों ओर, तो इसे हम कहते हैं चंद्रमा की अक्षीय गति। और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वह पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इस जीआईएफ में हम देख रहे हैं कि यह हमारी पृथ्वी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रमा सीधे सीधे तो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के साथ साथ रहने से, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहने से उसकी सूर्य की भी एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। अब हम देखेंगे अक्षीय गति। क्या है अक्षीय गति? तो चंद्रमा जब अपने अक्ष पर अपने चारों ओर घूमता है, एक चक्कर पूरा करने में, अपने अक्ष पर अपने ही चारों ओर घूमने में एक चक्कर पूरा करने में उसे 27.3 दिन लगते हैं। और अपने पृथ्वी की अक्षीय गति क्या है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कितने दिन लगते हैं? बिल्कुल दिन नहीं लगते, उसे सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। तो यानी पृथ्वी की गति बहुत तेज है और चंद्रमा की गति उसके तुलना में बहुत कम है। पृथ्वी को, चंद्रमा को अपने ही अक्ष पर घूमने में 27.3 दिन लगते हैं। अब दूसरा है पृथ्वी की कक्षीय गति। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में भी 27.3 दिन ही लगते हैं। तो चंद्रमा की अक्षीय गति और चंद्रमा की कक्षीय गति दोनों एक है, यानी अपने अक्ष पर घूमने में उसे 27.3 दिन और कक्षीय गति यानी चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन। तो पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा चंद्रमा करता है, तो वो जो रास्ता है, वो जो मार्ग बनाता है, जो पथ बनाता है, उसे चंद्रमा की कक्षा कहते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की कक्षा कौन सी है? ये हम ये देख रहे हैं ना, गोल सा चंद्रमा, ये पृथ्वी के चारों हमने एक घेरा बनाया हुआ है, ये चंद्रमा की कक्षा है। यानी चंद्रमा इसी रास्ते से, यही रास्ते पर वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब ये जो हमें बड़ा परिक्रमा पथ दिख रहा है, ये पृथ्वी की कक्षा है, यानी पृथ्वी इसी रास्ते से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो चंद्रमा की अक्षीय गति और कक्षीय गति दोनों एक समान है। और यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या एक ही फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है, क्योंकि उसकी अक्षीय गति और कक्षीय गति एक जैसी है। तो चंद्रमा का केवल एक भाग ही हमें अपनी पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा भी लंब वृत्ताकार है। अब चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा भी मतलब किसी और की भी लंब वृत्ताकार है। तो बच्चों, पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा लंब वृत्ताकार है। अब लंब वृत्ताकार आकार कैसा होगा? यह है लंब वृत्ताकार आकार।
यदि इस तरह से परिक्रमा पथ होता तो इसे हम कहते हैं वृत्ताकार, लेकिन यह जो है ये वृत्ताकार पथ हुआ। लेकिन हमारी पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष जो है वो भी और चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा, दोनों की कक्षा कैसी है, ये लंब वृत्ताकार इस तरह से है ये, ठीक है। और ये जो है वृत्त का आकार, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की परिक्रमण कक्षा लंब वृत्ताकार है। और इसका परिणाम क्या होता है वो हम देखेंगे। इसका परिणाम होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सर्वत्र एक समान नहीं होती। कैसे नहीं होती हम देखते हैं अभी। परिक्रमण कक्षा लंब वृत्ताकार होने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सर्वत्र एक समान नहीं होती। अब हम देख रहे हैं कि ये लंब वृत्ताकार कक्षा, और यदि हम चंद्रमा को यहाँ स्थिर मान लें तो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी यहाँ अधिक है। उसी तरह हम यदि चंद्रमा को स्थिर यहाँ मान लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम है, सबसे कम है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की ये जो अधिक दूरी वाली स्थिति है, इसे हम कहते हैं अपभू स्थिति। अपभू स्थिति के दरमियान चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 4,07,000 किलोमीटर होती है। और ठीक उलट यहाँ पर जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है तब यह दूरी होती है 3,56,000 किलोमीटर, और इसे हम कहते हैं चंद्रमा की उपभू स्थिति। उपभू मतलब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और अपभू मतलब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर है। तो ये स्थितियां क्यों बनती हैं? क्योंकि चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा लंब वृत्ताकार है। अपभू स्थिति, अभी हमने देखा पृथ्वी के समान चंद्रमा की भी परिक्रमण कक्षा लंब वृत्ताकार होती है, और उसी कारण यह दो स्थितियां निर्मित होती हैं। उपभू स्थिति का अर्थ है जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होता है, और इस स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,56,000 किलोमीटर होती है। अपभू स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक दूर होता है, और इस स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 4,07,000 किलोमीटर होती है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है चंद्रमा की कलाएं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे। चंद्रमा का बच्चों अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी हम रात को देखते हैं चंद्रमा की चांदनी। चांदनी रात हम कहते हैं, पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा आकाश में होता है और उसकी जो रोशनी पृथ्वी पर आती है उसे हम चांदनी कहते हैं। और एक तरफ अब मैं कह रही हूं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, तो ये चांदनी कहां से मिलती है? बच्चों जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, और यह रोशनी जो है परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर यह पृथ्वी पर आती है। और यही जब परावर्तित रोशनी आती है पृथ्वी पर तो इसे हम चंद्रमा की चांदनी कहते हैं। तो चांद का या चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जिस तरह से सूर्य का अपना प्रकाश होता है, लेकिन पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी यहाँ पे दिन और रात की स्थिति बनती है। उसी तरह जब सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, और यह रोशनी परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इसे हम चंद्रमा की चांदनी कहते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। थोड़ा विचार करो, सोचो जरा। सूर्य के प्रकाश एवं चंद्रमा के प्रकाश की भांति क्या पृथ्वी का प्रकाश भी हो सकता है? यदि प्रकाश है तो वह कहाँ होता है? हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, सूर्य प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी दिखाई देती है, तो क्या इसी तरह पृथ्वी का भी कोई प्रकाश है?
और यदि है तो वो कहां से दिखाई देगा, कहां होता है वो प्रकाश? हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, हमारा चंद्रमा, सबके अपने अपने परिक्रमण या परिभ्रमण मार्ग हैं, कक्षा है। सूर्य जो है वह अपने अक्ष पर घूमता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष का कोई भी पिंड वह स्थिर नहीं है, सब किसी न किसी रूप में गतिमान है। तो सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, अपने चारों ओर। तो जो सूर्य का ये परिभ्रमण कक्ष है, ये सूर्य का परिभ्रमण कक्ष है। कक्ष मतलब उसका परिभ्रमण का रास्ता है। इसको, सूर्य को अपने चारों ओर घूमने में अपने अक्ष पर लगते हैं पूरे 27 दिन। अब ये हमारी पृथ्वी का परिभ्रमण कक्षा, यानी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगते हैं पूरे 24 घंटे। और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, जिसे हम पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। यह भी हमने जाना, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी का ये जो रास्ता है, इसे हम कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगते हैं 365 दिन। अब यह है हमारा चांद। चांद जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता है और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वह पृथ्वी के चारों तरफ भी परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा को अपने अक्ष पर अपने चारों ओर घूमने में यानी परिभ्रमण में, और पृथ्वी की परिक्रमा करने में यानी पृथ्वी के जो ये चंद्रमा का परिक्रमण है, जो वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये दोनों में उसे 28 दिन लगते हैं, लगभग 28 दिन। 27.33 समथिंग है, तो हमें इसे लगभग पूर्ण संख्या में देखें तो हम इसे 28 दिन कहते हैं। तो चंद्रमा का परिभ्रमण समय और चंद्रमा का परिक्रमण समय वह दोनों एक समान है, यानी 28 दिन। चंद्रमा की कलाएं, अभी हमने बात की थी चंद्रमा की कलाओं के बारे में। तो क्या होती हैं चंद्रमा की कलाएं? बच्चों, आपने कभी आकाश में देखा होगा तो हमें चांद जो है कभी पूरा दिखाई देता है तो कभी आधा दिखाई देता है। जब चांद हमें पूरा दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं या फुल मून डे कहते हैं। कभी चांद हमें आकाश में बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो हम कहते हैं आज अमावस्या है। कभी चांद हमें आकाश में बिल्कुल आधा दिखाई देता है तो कभी एकदम पतली सी एक कोर सी दिखाई देती है, कभी 3/4 दिखाई देता है तो कभी और बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। तो चांद ये अलग अलग हमें रूप देखने को मिलते हैं। चांद के इन्हीं अलग अलग रूपों को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से आकार में बहुत छोटा है। ये हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा चांद। अब हम देख रहे हैं कि तीनों के आकार में कितना अंतर है। सूर्य एक बहुत विशाल सौर पिंड, सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा तक पूरी पहुंच रही हैं। चंद्रमा बहुत छोटा है, इस वजह से पृथ्वी के कारण भी, पृथ्वी बीच में है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पूरी पूरी पहुंच रही है। जब सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से चंद्रमा पर पहुंचता है तो पृथ्वी के इस हिस्से में रहने वाले लोगों को, यानी जो हिस्सा पृथ्वी का चंद्रमा के सामने है, इस हिस्से में रहने वाले लोगों को चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशमान दिखाई देता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा था कि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। और चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे हम चांदनी कहते हैं। तो पृथ्वी के एक हिस्से में रहने वाले लोगों को चांद जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरी तरह से चंद्रमा तक पहुंच रही है। अभी हमने देखा कि चंद्रमा हमें पूरा दिखाई दे रहा था। अब हम जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कालिमा में दिखाई दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो चंद्रमा का कुछ ज़्यादा हिस्सा थोड़ा काला हो रहा है,
काला हो रहा है मतलब अंधेरा दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा के कुछ अधिक हिस्से में अंधेरा है, यहाँ कुछ और अधिक हिस्से में अंधेरा है। यानी यहाँ पर चंद्रमा का आधा भाग अंधेरे में है, आधा भाग प्रकाश में है, सूर्य के प्रकाश में है। तो ये जो हिस्सा आधा प्रकाशित है, अष्टमी का दिन पृथ्वी के इस स्थान से जो लोग देख रहे हैं उन्हें चंद्रमा का ये आधा हिस्सा ही प्रकाशित दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है गतिशील है, चलायमान है। अब चंद्रमा आगे पहुंचा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अधिक भाग काला हो रहा है, फिर यहाँ और अधिक भाग काला हो रहा है। यानी जितना अधिक भाग काला हो रहा है उतने भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह से चंद्रमा की जो ये अलग हमने देखा, पूरा रूप देखा, पूर्ण रूप देखा, पूर्णिमा का फुल मून डे। अब यहाँ हम देख रहे हैं अष्टमी का चांद। अब हम यहाँ अष्टमी से हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा का धीरे धीरे अधिक से अधिक हिस्सा अंधेरे में डूबता जा रहा है। यहाँ आने पहुंचने पर और ज्यादा भाग अंधेरे में डूब गया, यहाँ आने पे बहुत ज्यादा भाग अंधेरे में डूब गया, और एक धीरे धीरे चंद्रमा गति करते करते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचता है जब वह सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य सबसे विशाल खगोलीय पिंड, और उससे छोटी हमारी पृथ्वी, और सबसे छोटा ये चंद्रमा। अब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीच में होता है तो ये बहुत छोटा होने की वजह से, आकार में बहुत छोटा होने की वजह से सूर्य के प्रकाश को नहीं छू पाता। सूर्य का प्रकाश सीधे धरती पर पहुंचता है और चंद्रमा पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। तो अब क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? अब जब हम सब जानते हैं कि चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। अब स्वयं का प्रकाश न होने से पृथ्वी के इस हिस्से में रहने वाले लोगों को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। चंद्रमा बिल्कुल अंधेरे में खो जाता है, गुम हो जाता है। तो चंद्रमा यहाँ के लोगों को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और इसे हम कहते हैं न्यू मून डे, यानी अमावस्या की रात। जब अमावस्या के दिन आकाश में हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो पूर्णिमा की रात या फुल मून डे जब चांद पूरा चमकदार दिखाई देता है, न्यू मून डे जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो ये पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का सफर, इसे हम कहते हैं चंद्रमा की कला। अब बच्चों, हम और यदि आगे बढ़ें तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं अमावस्या के अगले दिन की चांद की एक बहुत पतली सी कोर हमें आकाश में दिखाई देती है, और चांद का बड़ा सा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है। और अगले दिन देखते हैं धीरे धीरे तो चांद का थोड़ा ज्यादा हिस्सा चमकदार दिखाई देता है, और आधा हिस्सा ये जो है अंधेरे में डूबा है। और 3-4 दिन के बाद देखें तो चांद का और आधा हिस्सा, ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा हिस्सा अंधेरे में है। अब जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि चांद का आधा हिस्सा अंधेरे में है और आधा हिस्सा प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। इसे भी हम अष्टमी कहते हैं। तो ये अष्टमी मतलब 8वां दिन, अमावस्या के बाद का 8वां दिन। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जब सफर करते करते यहाँ पहुंचते हैं तो चंद्रमा फिर पूरा हो जाता है। तो फुल मून डे यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का ये सफर 15 दिनों का होता है। तो ये जो 15 दिन होते हैं इसे हम अपने भारतीय कैलेंडर में हम तिथि कहते हैं। प्रथमा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, है ना, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसा हम जो तिथियों को गिनते हैं ना, 15 तिथियां गिनते हैं। तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की ये तिथि 15 दिनों की होती है। इसे पखवाड़ा भी कहते हैं या एक पक्ष कहते हैं। तो इस पक्ष में चांद पूरा था, और इस पक्ष में धीरे धीरे हम यहाँ पहुंचते हैं तो चांद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। जब इसके वापस हम आगे इस दिशा में चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि चांद बिल्कुल नहीं दिख रहा था, और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते फिर पूरा हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा का अलग अलग रूप हमें दिखाई देता है, इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब उसी चीज को हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा ये चंद्रमा जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है। यानी ये अमावस्या का चांद है और ये पूर्णिमा का चांद। चांद आकाश से गायब नहीं होता बच्चों। अमावस्या के दिन भी हमें जब आकाश में चांद दिखाई नहीं देता तो चांद रहता है, लेकिन चूंकि चांद पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही होती है, इसलिए चांद हमें दिखाई नहीं देता।
चांद वहीं रहता है, चांद गायब नहीं होता है। ये जान लो कि चांद की स्थिति वही रहती है, लेकिन चांद पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही है सूरज की, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। और पूर्णिमा के दिन चांद की सूर्य की पूरी रोशनी इस पे पहुंचती है, तो चांद का पूरा हिस्सा चमकते हुए हमें दिखाई देता है। तो अब तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का यह सफर जो होता है, इसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। यानी इसमें चांद की रोशनी धीरे 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 कम होने लगती है और अंतिम स्थिति पे पहुंच के चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का सफर, यानी चांद धीरे धीरे बढ़ता है। पहले थोड़ी सी एक पतली कोर दिखाई दे रही है, फिर थोड़ा ज्यादा पतली, फिर थोड़ा सा चांद अब मोटा हमें दिखने लगा, यानी मोटा मतलब अधिक हिस्सा प्रकाशित दिखाई देने लगा। यहाँ आते आते चांद का आधा हिस्सा प्रकाशित दिख रहा है, यानी धीरे 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 यहाँ पहुंच के क्या होता है, चांद हमें पूरा दिखाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। यानी दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिनों का और शुक्ल पक्ष 15 दिनों का। तो इस पक्ष को हम बोलचाल की भाषा में पखवाड़ा भी कहते हैं। एक पखवाड़ा, ये पखवाड़ा 15 दिनों का होता है। सप्ताह 7 दिनों का, पखवाड़ा 15 दिनों का, और उसके बाद महीना 30 दिनों का, एक साल 12 महीनों का। ठीक है, तो ये हमारा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चंद्रमा की कलाओं को हमने देखा, फिर से एक बार यहाँ देखते हैं समरी के रूप में। हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, ये हमारे चांद का परिक्रमण पथ, चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा। परिक्रमण कक्षा मतलब वह रास्ता जिससे चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है। अब इस स्थिति को हम और समझते हैं अच्छी तरह से। इस चांद के परिक्रमण पथ पर हम चांद को यहाँ पे रख दे रहे हैं ताकि आपको ये स्पष्ट हो कि ये चंद्रमा का परिक्रमण पथ है। अब चंद्रमा के इस परिक्रमण के दौरान हम चंद्रमा के अलग अलग रूपों को देखते हैं, उसको समझते हैं इस छोटे से वृत्त में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्णिमा का चांद, फुल मून डे, यानी जब चांद हमें आकाश में पूरा दिखाई देता है, पूरा चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि चंद्रमा चूंकि गतिशील है, चलायमान है, चंद्रमा यहाँ हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा अंधेरा हो गया है और कुछ हिस्सा चंद्रमा का प्रकाशित दिखाई दे रहा है। और यहां हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का आधा हिस्सा अंधेरे में है और आधा हिस्सा प्रकाशमान है। इसे हम कहते हैं अष्टमी, यानी चंद्रमा पूर्णिमा के बाद का 8वां दिन। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि चंद्रमा का ज्यादा भाग अंधेरे में डूब गया है और थोड़ा सा ही भाग जो है प्रकाशित दिखाई दे रहा है। फिर आगे पहुंचते हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि चंद्रमा का पूरा भाग अंधेरे में डूबा है, यानी हमें अपने आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों ध्यान देना कि चंद्रमा वहां रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। चंद्रमा कहीं भी गायब नहीं होता, वो वहीं स्थित रहता है, लेकिन चूंकि सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ रहा है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। इसे हम कहते हैं अमावस्या की रात, न्यू मून डे। यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक क्या हो रहा है कि चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घट रहा है, पूरे से धीरे धीरे कम हो रहा है। अब और आगे चलते हैं तो चंद्रमा का कुछ हिस्सा हमें फिर से दिखाई दे रहा है। और आगे चले 8 दिन के बाद तो चंद्रमा फिर से आधा प्रकाशित और आधा अंधेरे में, इसे हम अष्टमी कहते हैं। फिर और आगे चले तो अष्टमी से वाले चांद के आकार से और बड़ा चांद का आकार है और थोड़ा सा भाग अंधेरे में है। और आगे चले तो फिर यहाँ चंद्रमा पूरा पहुंच गया, पूरा हो गया पूर्णिमा की रात का चांद। तो ये जो है पूर्णिमा से लेकर अमावस्या में क्या हो रहा है कि चांद का आकार घट रहा है, और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक में क्या है, चांद का आकार बढ़ रहा है। तो जब चांद का आकार घटता है तो उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का सफर। और जब चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, यानी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का सफर, तो उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो ये है चंद्रमा की कलाएं। ये देख रहे हो चंद्रमा की कलाएं, पूरा चांद है और किस तरह से वो अपना आकार अलग अलग हमें उसका दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश यहाँ पे उसकी एक आभा, पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण, इसके साथ साथ चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण, सबके अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी चाल, और उसी के आधार पर हम चंद्रमा की अलग अलग कलाएं देखते हैं।
तरह आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन कौन से कोण बनते हैं गणित की दृष्टि से। बच्चों, आप जानते हो कि गणित हमारे जीवन में चारों ओर छाया हुआ है। जीवन के हर पहलू में, हर स्थिति में गणित है। अब देखते हैं यहाँ गणित कैसे है। तो ये हम देख रहे हैं हमारी पृथ्वी, ये सूर्य, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे है वहाँ पर रात। ये हमारा चांद। अब आपको ध्यान में आ गया, सूर्य है और पृथ्वी है, इनके बीच है चांद। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है तो कौन सी स्थिति होती है? हमने पिछली स्लाइड में देखा कि तब अमावस्या की स्थिति होती है। आप यहाँ देख रहे हो इस चित्र में, ये अमावस्या की स्थिति होती है। तो अमावस्या के दिन हम देखें, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में कोई कोण बन रहा है क्या? नहीं, ये एक ही रेखा में है, इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी ये 0 डिग्री के स्थिति में है। अब हम अष्टमी की स्थिति को देखते हैं। तो अष्टमी के दिन हम देख रहे हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णिमा का चांद, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चांद, ये जब स्थिति होती है ऐसी, इस तरह की, तो ये चांद हमें पूरा आकाश में प्रकाशमान दिखाई देता है, फुल मून डे, पूर्णिमा की रात। और इस समय हम देखते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ये होता है 180 अंश का कोण, है ना। आपने देखो, ये अर्धचंद्र, आपका चांदे का आकार आपके दिमाग में आ गया होगा। तो ये 180 अंश का कोण। उसी तरह से हम जब और शुक्ल पक्ष की अष्टमी हम देख रहे हैं, तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच कितने अंश का कोण हो गया? ये 90 था, फिर ये 180 हुआ, तो फिर ये 90 अंश का कोण, और ये मिला के हो जाता है 270 डिग्री। और उसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो फिर एक वृत्त पूरा हो जाता है, और हम जानते हैं कि पूरा जो वृत्त है वो 360 अंश का होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच बनने वाले कोण। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच बनने वाले कोण। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच 90 अंश का कोण बनता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच 90 अंश का कोण होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच हमने देखा कोई कोण नहीं बनता, यानी 0 डिग्री। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच 180 अंश का कोण बनता है। आपको मैंने एक प्रश्न दिया था, क्या था वो प्रश्न? याद आया आपको? बिल्कुल। तो उसका उत्तर है कि सूर्य के प्रकाश एवं चंद्रमा के प्रकाश की भांति ही पृथ्वी का प्रकाश भी होता है। अब आप बोलोगे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई न चंद्रमा का अपना प्रकाश है, न सूर्य का, पृथ्वी का अपना प्रकाश है, तो यहाँ उत्तर में हाँ कैसे दे रही हूँ? तो बच्चों, जिस तरह से सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो हमें चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है ना, रात को चांदनी दिखती है चंद्रमा की। उसी तरह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भी पड़ता है, ये भी आप जानते हो। तो पृथ्वी का भी उतना भाग प्रकाशमान होता है, तो पृथ्वी का प्रकाश होता है, और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पर। लेकिन ये कहाँ दिखाई देगा हमें? हम अपनी पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम तो पृथ्वी को देख नहीं सकते। अब आप कल्पना करो कि आप चांद पर खड़े हो। जब आप चांद पर खड़े हो तो वहां से आपको पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का भाग प्रकाश पड़ेगा वह हिस्सा प्रकाशित दिखाई देगा। तो जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं, उसी तरह से यदि हम चंद्रमा पर खड़े रहें तो हमें पृथ्वी की कलाएं भी दिखाई देंगी। तो पृथ्वी की जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो भाग हमें चंद्रमा से दिखाई देगा। ये सिर्फ दिमाग का घोड़ा दौड़ाने की बात है। आप दिमाग से सोचो, कल्पना करो, आप चांद पे खड़े हो तो आपको वहां पर पृथ्वी का उदय होते हुए दिखाई देगा। जिस तरह से हम जब पृथ्वी से हम देखते हैं, अपनी धरती पर हम खड़े हैं, तो हमें शाम के समय चंद्रमा का उदय दिखाई देता है। चंद्रमा जैसे सूर्योदय होता है वैसे चंद्रोदय भी होता है। उसी तरह से यदि हम चांद पर खड़े रहें तो पृथ्वी का भी उदय होते हुए दिखाई देगा। बच्चों, आज हमने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रोचक तथ्यों को लेकर, कुछ और नई जानकारी लेकर। फिर से पृथ्वी की सैर पर हम चलेंगे, तो प्रतीक्षा कीजिए अगले वीडियो की। धन्यवाद।